अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्टूडेंट्स का रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा और आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स आज जो है हम आपका थर्ड टॉपिक पेडागोजी का स्टार्ट करवाने जा रहे हैं, जो कि है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज़। और इसमें आज हम सब टॉपिक जो इसका टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन प्लानिंग होती क्या है। इंस्ट्रक्शनल या इंस्ट्रक्शन का वर्ड टीचिंग में बेसिकली पढ़ाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और जब हम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यकीनन उसका तारुफ जो है वो पढ़ना ज़रूरी होता है, ताकि जब हम उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, हमें उसके तारुफ का पता होगा, तो तभी हम जो है आगे उसकी कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो है वो पढ़ सकेंगे। जैसा कि टीचिंग का भी यही असूल है कि आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को हम। सबसे पहला आपका टॉपिक है, स्लाइड है, मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है? मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी तदरीस का मफहूम, उर्दू में कहेंगे तदरीस का मफहूम। इंस्ट्रक्शन का मतलब जो है वो सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि एक मकसद के तहत इल्म को मुंतकिल करना है। सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि एक पर्पज़ के तहत इल्म को ट्रांसफ़र करना, इल्म को मुंतकिल करना है। अब इसमें देखिए क्या क्या मकसद है इसके। मतलब है डेलिब्रेट टीचिंग प्रोसेस, इंटेंशनल एजुकेशनल एफर्ट। इसका क्या मतलब है कि इरादी यानी डेलिब्रेट तो जो चीज़ जानबूझकर की जाए, डेलिब्रेटली इंटेंशली, तो वो तदरीस का अमल जो आप इंटेंशली करते हैं इरादी तौर पर, यानी ये इंटेंशनल एजुकेशनल एफर्ट, ये कोई इत्तफाकिया काम नहीं है। टीचर पहले से सोच समझ कर तय करता है कि आज क्या सिखाना है। जैसे आप लेसन प्लानिंग करते हैं ना, एक होता है कि टीचर ने कुछ तैयार ही नहीं किया, वो चला गया क्लास में, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो है बेसिकली टीचर बाकायदा प्लान करता है कि उसने बच्चों को क्या सिखाना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक साइंस का टीचर है या एक साइंस टीचर है, उसका क्लास में आने से पहले ये तय करना कि आज फोटोसिंथेसिस ही पढ़ाना है, और उसको पता हो कि उसके रिगार्डिंग उसने क्या क्या चीज़ें बच्चों को बतानी है। गाइडिंग स्टूडेंट लर्निंग सिस्टमैटिक गाइडेंस अप्रोच। इसका मतलब है कि तलबा की रहनुमाई, ठीक है, यानी कि इसमें टीचर जो है वो रास्ता दिखाता है ताकि स्टूडेंट खुद इल्म हासिल कर सकें, यानी वो बच्चों को गाइड करता है ताकि बच्चे जो है वो खुद जो है वो इल्म को हासिल कर सकें। जैसे मैथ्स का क्वेश्चन जो है वो खुद हल करने की बजाय स्टूडेंट को स्टेप्स समझाना ताकि वो खुद सोल्यूशन निकाले। जैसे आप एक फार्मूला बता दें बच्चे को कि ये फार्मूला है, इसके तहत ये क्वेश्चन होगा, फिर बच्चा उस फार्मूले को सामने रखते हुए, उसको आपने गाइड कर दिया टीचर ने, अब बच्चा उस फार्मूले को सामने रखते हुए क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेगा। तो ये होगा गाइडिंग स्टूडेंट लर्निंग इन ए सिस्टमैटिक गाइडेंस अप्रोच। नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेटिंग नॉलेज एक्विजिशन सपोर्ट। इसका क्या मतलब है? फैसिलिटेटिंग नॉलेज, इल्म की फराहमी में आसानी। फैसिलिटेट का मतलब सहूलत होता है ना, किसी को आसानी देना, किसी को सहूलत देना, तो इल्म को फराहम करने में, इल्म की फराहमी में आसानी। टीचर मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाता है। अब जैसे टीचर एक पेचीदा कहानी पढ़ा रहा है, एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, उसको आसान अल्फाज, आसान वर्डिंग में या पिक्चर्स के थ्रू समझाएगा बच्चों को। और अच्छा टीचर वही है जो बच्चों के लिए मुश्किल चीज़ों को भी आसान करके समझा दे, यानी मुश्किल चीज़ों को बच्चों के लिए वो आसान बना दे। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी स्ट्रक्चर्ड टीचिंग प्रोसेस। इसका क्या मतलब है कि मुनज़्ज़म सरगर्मी, इसमें हर काम एक तरतीब से होता है। कैसे टीचिंग प्रोसेस होगा? पहले टीचर क्लास में आएगा, बच्चों को जो भी उनको ग्रीटिंग करके, उनको मतलब सलाम दुआ करके, उसके बाद उनको अटेंडेंस लगा के, उसके बाद वो इंट्रोडक्शन देगा जो भी इसने पढ़ाना है, फिर वो उसकी एक्सप्लेनेशन करेगा, फिर वो बच्चों से सवाल जवाब करेगा, आखिर में वो कंक्लूड करेगा, बच्चों को होमवर्क देगा। तो हर चीज़ वो, जैसे लेसन प्लान हम बनाते हैं ना, तो उसमें वो बाकायदा एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक ऑर्गेनाइज वे में जो है वो लेसन को लेकर, अपनी टीचिंग को लेकर चलेगा। तो इस तरह से ये एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होगी, बामुनज़्ज़म सरगर्मी। टीचर डायरेक्टेड प्रोसेस, टीचर लेड इंस्ट्रक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उस्ताद की क़यादत,
इसमें टीचर जो है उसका किरदार मरकज़ी होता है, सेंट्रल होता है, जो पूरी क्लास को कंट्रोल और लीड करता है। यानी ज़ाहिर है कि टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर फिर जब पढ़ाएगा तो वो बच्चों को लीड कर रहा होगा, ठीक है, उनको कंट्रोल कर रहा होगा। और उसके बाद नेक्स्ट वन है पर्पसफुल एक्टिविटी। पर्पस का क्या मतलब होता है? मकसद। पर्पसफुल मकसद से भरपूर या बमकसद सरगर्मी। गोल ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब है कि हर इंस्ट्रक्शन का यानी हर पढ़ाने का, हर तदरीस का कोई ना कोई रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है, यानी उसका कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस चैप्टर के ख़त्म होने पर बच्चों को वज़ू करने का तरीका आ जाना चाहिए, या इस चैप्टर के ख़त्म होने पर बच्चों को माहौल के मतलब आप पढ़ा रहे हो तो माहौल की आलूदगी के या उसके रिलेटेड जो उससे बचने की तदाबीर है उनके बारे में पता होना चाहिए। तो जो चीज़ आप पढ़ाएंगे उसका कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इंस्ट्रक्शन का मतलब। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। ये तो खाली इंस्ट्रक्शन का मतलब था। अब आप जब अपनी तदरीस को प्लान करते हैं अपने पढ़ाने को, उसका क्या मतलब है हम वो देखेंगे। तदरीसी मनसूबाबंदी जिसे कहते हैं, उसका मतलब प्लानिंग का मतलब है क्लास में जाने से पहले, यानी आपने क्लास में जाने से पहले जो तैयारी आप करते हैं उसको कहते हैं, जैसे लेसन प्लानिंग आप करते हैं। ये एक किस्म का रोड मैप होता है कि आपने क्या क्या पढ़ाना है, कैसे चलना है। आपने देखा होगा जो टीचर्स बिना लेसन प्लान के जाते हैं, बिना तैयारी के जाते हैं, वो कहीं ना कहीं मुश्किल फेस कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास कोई प्लान नहीं होता। तो आप जितने भी पुराने टीचर हों, आपने इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि आप क्लास में जाने से पहले रेडी हों मेंटली, अपने लेसन को प्लान करके जाएं। तो सिस्टमैटिक प्रोसेस है एक, तो ये मेथोडिकल प्रिपरेशन अप्रोच, हाँ जी, यानी कि ये एक तरीक़ेकार के तहत प्रोसेस चलता है, सिस्टमैटिक होता है, यानी स्टेप बाय स्टेप इसमें तैयारी होती है। जैसे कि आप लेसन प्लान बनाते हैं, मैंने पहले आपको बताया, यानी स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को लेकर चलेंगे कि इंट्रोडक्शन, फिर लेसन को आप जो पढ़ाएंगे, हम इतने मिनट ये चीज़ पढ़ाएंगे, 45 मिनट्स की क्लास को आप डिवाइड कर लेंगे कि हम फलां मिनट में इंट्रोडक्शन देंगे, इतने मिनट में हम एक्सप्लेन करेंगे, इतने मिनट में हम बच्चों से पूछेंगे, इतने मिनट में हम ये चीज़ करेंगे। तो वो एक सिस्टमैटिकल अप्रोच होगी आपकी। उसके बाद डिसाइडिंग व्हाट टू टीच, कंटेंट सिलेक्शन प्रोसेस। जाहिर है जब आप क्लास में जाते हैं तो आपको पता होता है आपने क्या पढ़ाना है। हज़ारों जो किताबें हैं उनमें से मखसूस टॉपिक और उसके अहम निकात का इंतखाब करना, ठीक है। वैसे तो हम लोग टीचर्स जब पढ़ा रहे होते हैं तो एक फ़्लो में चल रहे होते हैं ना, तो वैसे अगर आप किसी हायर लेवल पे पढ़ा रहे हो तो ऐसा भी होता है जो मैं अभी बता रही हूँ कि आप किसी सिलेक्टेड टॉपिक को भी पढ़ाते हैं। तो इस तरह से आप लोग पहले डिसाइड करते हैं कि आप क्या पढ़ाएंगे। ज़ाहिर है अगर आप पढ़ा रहे हैं बच्चों के चैप्टर लेके चल रहे हैं तो आपको पता होता है कि अच्छा हमने ये टॉपिक पढ़ा है, नेक्स्ट हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं पता होगा कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अगर आपको नहीं पता इट मीन्स कि आप प्रिपरेशन करके नहीं जाते। तो आप जब एक चैप्टर स्टार्ट करें बच्चों को, आपने उसकी पूरी तैयारी करनी है और आपने डिवाइड कर देना है कि इतने डेज़ में मैंने ये चैप्टर ख़त्म करना है और इतने डेज़ में मैं ये चीज़ पढ़ाऊँगी, उसको इस तरह से लेकर चलूँगी। डिटर्मिन हाउ टू टीच, मेथड सिलेक्शन डिसीजन। अब आपने पहले तो आपने मेथड डिसाइड कर ली कि क्या पढ़ाना है, अब आप देखेंगे कि कैसे पढ़ाना है, ठीक है। यानी जिस तरीक़ेकार से आप पढ़ाएंगे, टीचिंग मेथड का इंतखाब करेंगे। क्या लेक्चर देना है बच्चों को, क्या उनको मैंने ग्रुप डिस्कशन करवानी है या मैंने उनको वीडियो दिखानी है इसकी। मतलब आप देखेंगे कि किस जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं उसके लिए कौन सा टीचिंग मेथड बेहतरीन है। जैसे अगर आप साइंस का कोई पढ़ा रहे हैं तो आप कहेंगे कि आप उसका प्रैक्टिकल करवा दें, उसकी कोई डिमॉन्स्ट्रेशन दे दें, बच्चों को कोई एक्टिविटी करवा लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोग जो है डिसाइड करेंगे। अगर कोई हिस्ट्री का तो उसके लिए आप कोई जैसे कोई रोल प्ले करवा सकते हैं, कोई इस तरह से, इस तरह की चीज़ें मतलब आप प्लान करें। ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंसेस, लर्निंग एक्सपीरियंस स्ट्रक्चर। हाँ जी, इसका क्या मतलब है कि जैसे अच्छा पीछे मैंने तो आपको बताया डिटर्मिनिंग हाउ टू टीच, उसमें आप ये मिसाल भी मैं आपको दे सकती हूँ कि जैसे आप बायो पढ़ा रहे होते हैं तो आप मॉडल दिखा सकते हैं बच्चों को। आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप किसी चीज़ का मॉडल वगैरह आप यूज़ करते हैं ना, जैसे कोई ब्रेन के मतलब पढ़ा रहे हैं उसका मॉडल दिखा दें बच्चों को इस तरह, या स्केलेटन के मतलब पढ़ा रहे हैं उसकी रिलेटेड मॉडल दिखा दें। ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंसेस, लर्निंग एक्सपीरियंस स्ट्रक्चर, तजुर्बात की तरतीब, उनको मुनज़्ज़म करना।
बच्चों को किस सीक्वेंस में सिखाना है, पहले आसान चीज़ फिर मुश्किल। ये तो मैंने आपको बताया है, टीचिंग का रूल ही यही है कि आप पहले सिंपल चीज़ें सिखाएंगे और फिर मुश्किल चीज़ सिखाएंगे। तो इसमें क्या आएगा, जैसे पहले आप ABC सिखाएंगे, फिर आप A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, और फिर आप पूरा सेंटेंस सिखाएंगी, अगर मैं छोटी क्लासेस की बात करूँ। इसी तरह बड़ी क्लासेस पे पहले आप सिंपल कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं, फिर आप कॉम्प्लेक्स स्टेप्स पे जाते हैं। ब्लूप्रिंट फॉर टीचिंग स्ट्रक्चर टीचिंग गाइड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तदरीस का खाका, यानी आपके पढ़ाने का एक मैप होगा। जैसे अब ये टीचर के लिए एक मैप होता है, एक नक्शे की तरह है। अगर टीचर क्लास में भूल जाए तो वो इस प्लानिंग को देखकर वापस ट्रैक पर आ सकता है, यानी उसने अपने माइंड में अगर एक गाइड तैयार की हुई है, उसने एक लेसन को प्लान किया हुआ क्लास में जाने से पहले, तो अगर मान ले उसको कोई पॉइंट भूल भी जाता है तो वो उसको देखकर जो है वो अपनी जो टीचिंग है उसको ट्रैक पर ला सकता है। एडवांस ऑर्गेनाइजेशन प्री प्लान इंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है, इसका मतलब है कि कबल वक्त इंतज़ाम करना। एडवांस ऑर्गेनाइजेशन, पहले से आपने अपने काम को तरतीब दिया हुआ है, उसका इंतज़ाम किया हुआ है। क्लास शुरू होने से पहले ही टूल्स जैसे मार्कर होते हैं, बोर्ड मार्कर आपको चाहिए, मल्टीपीडिया और क्वेश्चंस तैयार रखना, यानी जो जो चीज़ें आपको चाहिए पढ़ाने के अमल के दौरान आप उन सब की तैयारी पहले से करके रखेंगे। जैसे जब मैंने पढ़ाने जाना होता है क्लास में, तो मैं अपना अटेंडेंस रजिस्टर, अपनी बुक या अपने नोट्स जो भी मैंने रखने होते हैं साथ साथ अपना एक जो है मार्कर बोर्ड, जो चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं वो सब मैं रेडी रखती हूँ। तो ये है प्री प्लान इंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क। तो इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या है? वो अमल है, वो प्रोसेस है जो क्लास के अंदर होता है, जबकि इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग वो तैयारी है जो क्लास में जाने से पहले की जाती है। ये आपने याद रखना, जो पीछे मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़ाई कि इंस्ट्रक्शन क्या है, वो प्रोसेस जो क्लास के अंदर होगा, लेकिन जो प्लानिंग है जाहिर बात है ये एक तैयारी में आएगी और ये आप क्लास में जाने से पहले करेंगे। जैसे आपने कहीं जाना हो तो पहले से प्रिपरेशन करते हैं, तो प्लानिंग जितनी आप अच्छी करेंगे इंस्ट्रक्शन उतनी ही आपकी बासर होगी, उतना इसका ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन टीचिंग। अब क्या इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की टीचिंग में? आप वैसे भी देखें अपनी लाइफ में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में, जब आप कोई चीज़ प्लान करके करते हैं कि अच्छा मैंने ये इस तरह से करना है, कल मैंने ये करना है, तो आप देखेंगे कि आपके काम बेहतरीन तरीके से होंगे। लेकिन अगर आप चीज़ों को जो हैं वो मतलब उस तरह से नहीं करते कि मतलब प्लान नहीं करते, तो आप देखेंगे कि काम उस तरह से अच्छा नहीं होगा जितना आप प्लानिंग से करते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल्स देना चाह रही हूँ, लेकिन फिर लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता है, इस वजह से हम नेक्स्ट वे में चलेंगे। हाँ जी, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन टीचिंग। तदरीस में प्लानिंग की मनसूबाबंदी की क्या अहमियत है? पढ़ाई में प्लानिंग की क्यों ज़रूरत है? कि सबसे पहले एक तो आपको ये डायरेक्शन देती है, क्लियर टीचिंग डायरेक्शन, आपको एक सिम्त मिलती है कि आपने किस तरह पढ़ाना है, कैसे लेके चलना है कोर्स को। तो प्लानिंग से टीचर को पता होता है कि आज उसने क्या पढ़ाना है और कहाँ तक उसने पढ़ाना है, कहाँ तक उसने जाना है। जैसे आप देखें गूगल मैप्स के थ्रू या उनके बगैर रास्ता भटकने का डर होता है। प्लानिंग के बगैर टीचर क्लासरूम में वक्त को ज़ाया कर सकता है। सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन इंश्योर ऑर्गेनाइज टीचिंग। इसका क्या मतलब है कि इस सिस्टमेटिक होता है जो चीज़ एक सिस्टम के तहत चल रही हो ना, तो मुंतज़िम तरीका या तरीक़ेकार प्रेजेंटेशन आपको पता ही है। तो इससे जो चैप्टर है वो एक तरतीब से चलता है, ठीक है, आपकी टीचिंग एक ऑर्गेनाइज वे में चलती है। जैसे पहले आप बेसिक्स सिखाते हैं, फिर मुश्किल क्वेश्चंस पर आना। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो टीचर सीधा मुश्किल चीज़ स्टार्ट करवा सकता है जो बच्चों को फिर समझ में नहीं आएगी। नेक्स्ट है सेव्स टाइम एंड एनर्जी एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। वक्त और तवानाई की बचत होगी। एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जब सब कुछ देखें तय होगा, आपने प्लान किया होगा पहले से पढ़ाना क्या है, कैसे पढ़ाना है, कितना टाइम रखना है हर चीज़ का, कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, तो फजूल जो बातें हैं उनमें आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा। अब टीचर फॉर एग्जांपल उसने पहले से वर्कशीट्स प्रिंट की हुई हैं, तो क्लास में 10 मिनट्स लिखवाने का वक्त उसका बच जाएगा, ठीक है। आपने कोई टेस्ट लेना है तो आप उसके लिए प्रिंट करवा लें। तो मतलब आपका लेसन प्लान होगा, आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को तैयार रखेंगे तो आपका वक्त भी बचेगा और आपकी एनर्जी भी बचेगी।
रिड्यूसेस टीचर एंग्जाइटी कॉन्फिडेंस इन टीचिंग। देखिए, जब आप कोई चीज़ प्लान करके जाते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। टीचर की एंग्जाइटी कम होगी ना, ज़ाहिर बात है कि उसको एतमाद होगा कि मैंने सब कुछ तैयार किया हुआ है। वो जब उसकी तैयारी होगी पूरे लेसन की तो वो कॉन्फिडेंट फील करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा अचानक मुश्किल सवाल पूछ ले और आपने प्लानिंग की हुई है, तैयार किया हुआ है, तो आप घबराएंगे नहीं। अब उसमें मैं एक फैक्टर शामिल करना चाहूँगी कि बाज़ वो बच्चे ऐसा सवाल पूछ लेते हैं जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता। वो आपके मतलब आप लेसन, एक अच्छा टीचर यकीनन अपने लेसन में तमाम डायमेंशंस को तैयार करता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके माइंड में नहीं होते और बच्चे पूछ लेते हैं, तो आपने घबराना नहीं है। आप स्टूडेंट को कहें कि मैं आपको, या तो आप स्टूडेंट्स को उस वक्त कहें कि ये आपका टास्क है, आप इसको सर्च करके लाएंगे अगर बड़े लेवल पे आप पढ़ा रहे हैं, या आप स्टूडेंट से कहें कि आप जो हैं आप उसको कल आंसर कर देंगे, इस तरह से करके। लेकिन आपने घबराना नहीं है। या आप अगर बहुत ऑनेस्ट हो तो आप कह सकते हैं कि मैं फ़िलहाल इसको आंसर नहीं कर सकती, मैं इंशाल्लाह आपको बाद में बता दूंगी। लेकिन आपने कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना, क्योंकि हम भी इंसान हैं, टीचर्स भी इंसान होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं भी पता होती, ठीक है। कभी भी ये ना समझें कि आप टीचर बन गए हैं या आप किसी बड़े उस पे हैं तो आपको सब कुछ आता होगा। इंसान अपनी ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी वो सीखता है, तो अगर आपको कुछ नहीं भी आता तो आपने घबराना नहीं है। लेकिन आपने अपने तौर पे कोशिश करनी है कि जो चीज़ आप पढ़ाने जा रहे हैं उसकी आपने कंप्लीट प्लानिंग की हो, कंप्लीट अपने लेसन को तैयार किया हो। नेक्स्ट है मेक्स टीचिंग पर्पसफुल। टीचिंग को देखिए ये बामकसद बनाता है। आप एक बामकसद गोल ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं ना, आप जो बच्चों को पढ़ाएंगे वो बामकसद हो जाएगा, ठीक है। हर लेक्चर का एक मकसद होता है ना जो आप क्लास में पढ़ाते हैं। अब सिर्फ किताब पढ़कर सुनना काफ़ी नहीं है, प्लानिंग बताएगी, प्लानिंग आपको बताएगी कि आज बच्चे को फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन आप पढ़ा रहे हैं तो उसका कंसेप्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। यानी आप जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अगर आपने प्लानिंग की हुई है, आपका मकसद है कि मैंने बच्चे को ये चैप्टर पढ़ाना है, मैथ का, इंग्लिश का, तो बच्चे को आज ये चीज़ आनी चाहिए या उसको ये मैंने समझाना है, तो ये आपका मकसद होगा और आपकी टीचिंग बमकसद हो जाएगी कि आप इस मकसद के साथ आए हैं कि आज बच्चों को फ़लाँ चैप्टर की फ़लाँ चीज़ समझानी है और वो उसको आ जानी चाहिए। इम्प्रूव लर्निंग आउटकम, बेटर स्टूडेंट अचीवमेंट। इसका मतलब है कि बेहतर नताइज आएंगे। लर्निंग आउटकम्स होते हैं जो सीखने के नताइज बेहतर होंगे, स्टूडेंट जो है वो अच्छे रिजल्ट्स देंगे आपको। देखिए, जब आप प्लानिंग करके जाएंगे, आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो बच्चों के ग्रेड्स और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी लेसन के हवाले से बेहतर होगी। जाहिर बात है, आपने लेसन को तैयार किया होगा, बच्चे आपसे कोई भी सवाल करेंगे आपको आता होगा, और आप जो है बाकी अगर आप नहीं भी आता तो वो मैंने आपको बता दिया है। और उसके अलावा जो है आप स्टूडेंट्स को जितना अच्छा प्लान करके पढ़ाएंगे प्लान्ड वे में, उतना अच्छा स्टूडेंट्स भी जो हैं वो आपसे अच्छा सीखेंगे और उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। तो ये फ़ायदा होता है कि आपको डायरेक्शन मिलती है आपकी टीचिंग को, आपका वक्त और तवानाई बचती है, आपकी टीचिंग बामकसद होती है, आपका काम एक ऑर्गेनाइज वे में चलता है, टीचर की एंग्जाइटी कम होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपके बच्चों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सीखने के नताइज बेहतरीन होंगे, इम्प्रूव होंगे। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफ़ेक्टिव प्लानिंग, पार्ट 1। अगर आप एक मौसर प्लानिंग करते हैं अपने सबक की, अपनी टीचिंग की, अपनी तदरीस की, क्लास में जाने से पहले, तो उसकी क्या क्या खसूसियात हैं वो दिखते हैं हम। एक अच्छी प्लानिंग में क्या खूबियाँ होनी चाहिए वो हम देखेंगे। इसका पहला हिस्सा क्लियर ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक एंड मेजरेबल गोल्स, यानी कि वाज़ेह मकासद। आपको पता होना चाहिए कि क्लास के आखिर में बच्चा क्या सीख चुका होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज बच्चे को 1 से 10 तक काउंटिंग लिखनी आ जाएगी, तो ये आपका एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है, यानी जो आप पढ़ा रहे हैं उसके रिलेटेड वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि आज बच्चे को ये चीज़ आनी चाहिए। उसके बाद है, और ये स्पेसिफिक होगा यानी मखसूस होगा और मेजरेबल भी होगा। नेक्स्ट वन, रेलिवेंट टू लर्नर नीड्स, एड्रेस स्टूडेंट रिक्वायरमेंट्स। तालिब इल्म की ज़रूरत के मुताबिक, यानी जो सीखने वाला बच्चा है उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग होना चाहिए। प्लानिंग बच्चों की उम्र और उनकी जो चीज़ों को समझने की सलाहियत है उसके हिसाब से होनी चाहिए। जैसे अब 5 साल का बच्चा है तो उसको आप लेक्चर नहीं दे सकते ना, उसके लिए आप एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे खेल कूद की तरह या कुछ इस तरह से पढ़ाएंगे जो इंटरेस्टिंग वे में बच्चा समझे बातों को। आप उसे लंबा लेक्चर नहीं देंगे कि वो बोर हो जाए, उसकी कैपेसिटी ही नहीं होती सुनने की। फ्लेक्सिबल एंड एडाप्टेबल एडजस्ट टू चेंजिंग नीड्स। इसका मतलब है कि लचकदार और अडाप्टेबल, इसको आप अडाप्ट कर सकते हैं। अगर क्लास में कोई मसला हो जाए तो प्लान बदलने की गुंजाइश होनी चाहिए, यानी आप ऐसा प्लान बनाएंगे कि आप उसको चेंज भी कर सकें। जैसे आपने सोचा था कि आज आप टेस्ट लेंगे, ठीक है,
लेकिन बारिश की वजह से आधे बच्चे नहीं आए, तो आपको फ़ौरन प्लान बदल कर कुछ और पढ़ाना चाहिए। यानी आपने ऐसा प्लान बनाना है कि टू वे में हो, यानी अगर आप एक प्लान आपका कामयाब नहीं हो तो आप दूसरा ले लें। अगर आपने टेस्ट लेना है, बहुत सारे बच्चे नहीं हैं, तो आप फिर पढ़ा लें कुछ, और उसके लिए भी आप फिर ज़ाहिर है पहले से तैयारी होगी, आपकी प्लानिंग होगी, तभी आप अच्छा पढ़ाएंगे। सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, लॉजिकल फ्लो ऑफ कंटेंट। सीक्वेंशियल, सीक्वेंस में जो चीज़ चलती है। तसलसल और तरतीब। यानी चैप्टर का एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए ना। जैसे साइंस में पहले आप सीड के बारे में बताएंगे, फिर आप प्लांट के बारे में, इस तरह। यानी अगर आप फूड चेन पढ़ा रहे हैं तो उसका भी एक फ्लो चलना चाहिए। अब ये ना हो कि आप उल्टा शुरू कर दें। तो एक जो भी चीज़ आप पढ़ाएंगे उसको आप एक फ्लो में पढ़ाएंगे। जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बताया, बीज एक सिंपल चीज़ है, सीड, और जब पौधा बन जाता है बड़ा, उससे दरख्त बनेगा, तो वो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाएगी। तो मतलब ये है कि एक मंतकी फ्लो होना चाहिए उस मवाद का जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए। नेक्स्ट वन, रियलिस्टिक एंड अचीवेबल, प्रैक्टिकल एंड अटेनेबल। हकीकत पर मबनी, यानी अचीवेबल, जो चीज़ हासिल की जा सके। ठीक है, इतना ज़्यादा काम आप प्लान ना करें जो 40 मिनट में पूरा ही ना हो सके। ठीक है, आपने इस तरह पढ़ाना है कि आपका जो, आप इसीलिए कहते हैं कि लेसन प्लानिंग में पहले मिनट्स रख लें कि इतने मिनट तक आप ये चीज़ पढ़ाएंगे, इतने मिनट तक ये चीज़, उससे वो चीज़ आप अचीव कर सकेंगे कि जो आपने बढ़ानी है। यानी प्रैक्टिकल और अटेनेबल। जैसे अब आपने फॉर एग्जांपल 5-6 लंबे लंबे पेजेस रख दिए और टाइम आपके पास 40 मिनट्स का है, तो इतना तो नहीं कवर होगा। इस वजह से आपने इतना मवाद रखना है उस टाइम के लिए जो आप रियलिस्टिकली उसको आप जो हैं वो पढ़ा सकें और आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। जैसे एक ही दिन में आप पूरी किताब से बना बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ा देना, वो ख़त्म करने का अगर आप सोचते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, तो वो आपकी प्लानिंग गलत है, वो प्रैक्टिकल प्लानिंग नहीं है और अटेनेबल, यानी इसको आप हासिल नहीं कर सकेंगे। करिकुलम बेस्ड फॉलोज करिकुलम गाइडलाइंस, यानी कि निसाब के मुताबिक करिकुलम आपको पता है जो आप पढ़ाते हैं, जो बोर्ड या स्कूल का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। ठीक है, अगर बोर्ड के पेपर में अलजबरा आना है तो आपका प्लान अलजबरा के गिर्द घूमना चाहिए। अगर बोर्ड ने कहा है कि क्वेश्चन जो है वो बच्चों को एसएलओ बेस आएंगे, तो आपने फोकस जो है वो चैप्टर के अंदर के क्वेश्चंस पे भी रखना है और एक्सरसाइज पर भी। एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, और इसमें स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ को जज किया जाता है, उसको देखा जाता है, उनको परखा जाता है। तो इस वजह से इसमें क्वेश्चन इस तरह से बनाएंगे जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो खुद से भी आंसर कर सके चीज़ों को अपने माइंड को यूज़ करके। तो अगर बोर्ड के पेपर ने उन्होंने पैटर्न में कहा है कि हम इस तरह के सवाल पूछेंगे जो एसएलओ बेस हों, तो आपने ये नहीं करना कि पूरा चैप्टर पढ़ा के एक्सरसाइज पढ़ा के ख़त्म कर दी बात। आपने स्टूडेंट्स को गाइड करना है और इसी तरह से तैयारी करवानी है जो बोर्ड ने आपको करिकुलम जो है वो उसके लिए गाइडलाइन दी है। तो प्लानिंग जो है वो टीचर का वो हथियार है जो उसे क्लासरूम का कमांडर बनाता है। इससे ना सिर्फ टीचर का काम आसान होता है बल्कि बच्चे भी दिलचस्पी से सीखते हैं। तो ये है एक तो करेक्टरिस्टिक्स, अगर आप मौसर तरीके से प्लानिंग करेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे, आप स्टूडेंट की जो है वो उसकी जो सीखने वाला बच्चा है उसकी नीड के अकॉर्डिंग रखें। ठीक है, और सीक्वेंस में आपका फ्लो चलना चाहिए कंटेंट का जो आप पढ़ा रहे हैं, और फ्लेक्सिबल हो, आपका प्लान चेंज भी हो सके। अगर मतलब आपने कुछ प्लान किया और आपके अकॉर्डिंग मतलब उस तरह से ना हो स्ट्रेंथ बच्चों की, या जो मैंने आपको समझाई मिसाल दी, करिकुलम के अकॉर्डिंग हो और रियलिस्टिक हो, जो आप मुकर्ररा टाइम में क्लास का जो होता है अपने प्लान को अचीव कर सकें। नेक्स्ट वन स्लाइड पे चलते हैं। अब हम पार्ट 2 देखेंगे इफेक्टिव प्लानिंग का। हाँ जी, एक तो है स्टूडेंट सेंटर अप्रोच, तालिब इल्म पर तवज्जो, फोकस ऑन लर्नर नीड्स। अब देखिए ये जो है ना, प्लानिंग जब हम करते हैं तो प्लानिंग करते वक्त ये सोचें कि बच्चा क्या सीखना चाहता है और उसकी ज़रूरत क्या है, ना कि सिर्फ ये कि टीचर ने क्या पढ़ाना है। देखिए आजकल जो मॉडल फॉलो हो रहा है वो स्टूडेंट सेंटर अप्रोच का है। पहले ज़माने में टीचर सेंटर अप्रोच थी कि टीचर ही सब कुछ होता था, लेकिन अब जो मॉडल फॉलो हो रहा है वो स्टूडेंट सेंटर का है। स्टूडेंट्स देखिए, चूँकि स्टूडेंट ने पढ़ना है ना, स्टूडेंट ने सीखना है, तो आपने उसकी ज़रूरियात पर तवज्जो देनी है और उसके अकॉर्डिंग आपने बच्चे को पढ़ाना है, उसके अकॉर्डिंग आपने प्लानिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास में बच्चों को हैंड्स ऑन काम पसंद है, यानी हाथ से करना काम पसंद है, कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटी, तो लेक्चर की बजाय आपने उनको एक्टिविटी करवानी है। ठीक है, और अगर मान लें आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, तब भी आपने स्टूडेंट्स के जो हैं उसको माइंड को रख कर जहन में तब आपने पढ़ाना है।
जैसे आप डिस्कशन भी करवा सकते हैं बच्चों से, आप उनको कोई वीडियो लेक्चर दिखा सकते हैं, कोई प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, कोई मॉडल दिखा सकते हैं, उससे आपका लेसन इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और स्टूडेंट सेंटर अप्रोच आपने फॉलो करनी है। नेक्स्ट वन है टाइम बाउंड एक्टिविटीज, वक्त की पाबंदी, क्लियरली डिफाइंड टाइम फ्रेम्स। अब हर जो एक्टिविटी है उसके लिए एक मखसूस वक्त तय होना चाहिए ताकि सिलेबस वक्त पर आपका ख़त्म हो। इसीलिए लेसन प्लानिंग की जाती है बेसिकली कि जैसे 40 मिनट की क्लास वुमन क्लासेस होती हैं 40 मिनट या 45 की, तो उसमें 5 मिनट्स पुराना सबक आप रिवाइज करवाएं बच्चों को और 20 मिनट जो है आप नया सबक पढ़ाने के लिए रखें। और उसके बाद आपने जो क्वेश्चन आंसर करने हैं, ये जो भी टास्क बच्चों को देना है और ये आपने करना है। तो मतलब टाइम आपने बाउंड रखना है कि जो आपका जितने मिनट की क्लास है उसके अकॉर्डिंग आपने एक्टिविटीज़ प्लान करनी है। ये ना हो कि 40 मिनट की क्लास है तो आपने 80 मिनट्स की एक्टिविटी रखी हुई है। अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज, मुनासिब जो ज़राए हैं, प्रॉपर मटेरियल सिलेक्टेड, यानी सबक पढ़ाने के लिए जो सही चीज़ें हैं उनका इंतखाब करें। जैसे चार्ट्स हैं, वीडियोज़ हैं, बुक्स हैं, यानी जिस चीज़ से आपने पढ़ाना है वो आपके पास होनी चाहिए। चार्ट है तो चार्ट होना चाहिए, मॉडल के थ्रू पढ़ाना है तो वो आपके पास पहले से होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। उसके बाद है वैरायटी ऑफ मेथड्स, मल्टीपल टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करें। यानी टीचिंग मेथड्स आपको पता है बहुत सारे होते हैं तो आपने उनको यूज़ करना है। जैसे आप एक ही तरीके से ना पढ़ाएं बल्कि मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करें ताकि हर बच्चा आपकी बात को समझ सके। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, अफरादी इख्तलाफात, हर बच्चा अलग होता है, उसकी ज़रूरियात अलग होती हैं और वो हर बच्चे के सीखने का अंदाज भी मुख्तलिफ है। कोई देख के सीखेगा, कोई सुन के सीखेगा, कोई लिख के सीखेगा, कोई किसी तरह सीखेगा। तो आपने इसी वजह से जो पढ़ाने का तरीका है वो एक ही नहीं रखना, आपने डिफरेंट मेथड से पढ़ाते रहना है। उससे आपकी टीचिंग जो है वो उसमें बोर्डम भी नहीं आएगा, यानी बोरिंग नहीं लगेगी, यकसानियत नहीं होगी, मोनोटोनस नहीं होगी, बल्कि वो जो है वो बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग होगी कि आप डिफरेंट वेज में जब पढ़ाएंगे तो हर तरह का बच्चा ज़ाहिर है उसमें फिर समझ सकेगा उस चीज़ को। यानी कभी आप ग्रुप डिस्कशन करवा लें, कभी आप कोई प्रेजेंटेशन दिखा लें, कभी आप क्वेश्चन आंसर कर लें, कभी आप बच्चों को डायलॉग मेथड के थ्रू पढ़ा लें, इस तरह। मेजरेबल आउटकम्स, क्लियर लर्निंग रिजल्ट्स, यानी काबिल पैमाइश नतीजा या नताइज। अब ऐसा गोल रखें जिसे चेक किया जा सके कि बच्चा सीख भी रहा है या नहीं। जैसे आप ये टारगेट रखें कि चैप्टर के बाद बच्चा 1 से 10 तक गिनती आपको सुना सके या इतने से इतने सेंटेंसेस आपने सिखाए हैं तो वो आपको बता सके। यानी जो आपने गोल रखना है कि इतनी चीज़ बच्चा जो आपको जो है वो सुना सके या बता सके। उसके बाद कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट, ऑन गोइंग रिफाइनमेंट, फोकस, मुसलसल बेहतरी। अपनी प्लानिंग को वक्त के साथ आपने बेहतर बनाते रहना है। देखिए हर चीज़ जो है ना वो एक चेंज मांगती है, तो आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसको वक्त के साथ साथ आपने इम्प्रूव करते रहना है। अगर आज कोई एक्टिविटी बच्चों को समझ नहीं आई तो कल उसे नए तरीके से आप प्लान करेंगे। यानी आपने देखना है कि बच्चों को अगर आपके वे से समझ नहीं आ रही पढ़ाने के तो आपने नेक्स्ट डे पे उसको और तरीके से प्लान करना है ताकि बच्चे उस चीज़ को समझ सकें। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स इफेक्टिव प्लानिंग की पार्ट 2 में, जिसमें हमने कहा कि स्टूडेंट सेंटर अप्रोच होनी चाहिए। टाइम बाउंड 40 मिनट्स का लेक्चर है तो 40 मिनट्स में ही आपने उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी सेट करनी है, प्लान करनी है। और सोर्सेज जो आपको चाहिए वो पहले से आपके पास तैयार हों। मेथड टीचिंग एक यूज़ ना करें बल्कि डिफरेंट मेथड यूज़ करें ताकि सब बच्चे जो हैं वो समझ सकें आपके लेसन को। और मेजरेबल आउटकम्स हो, यानी आप जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं आपको क्लियर लर्निंग रिजल्ट मिले, यानी आपके माइंड में हो कि आज बच्चे को ये पढ़ाया है तो यहाँ तक वो आपको बता सकेगा उस चीज़ को या सुना सकेगा। और इम्प्रूवमेंट लाते रहें अपने प्लानिंग के अंदर, चेंजिंग लाते रहें, उसको थोड़ा इम्प्रूव करते रहें। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। कंपोनेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, जो तालीमी प्लानिंग है, तदरीसी प्लानिंग है, उसके हम अज्जा देखते हैं, उसके कंपोनेंट्स, इसके हिस्से कौन कौन से हैं। अब ये हिस्सा उन चीज़ों के बारे में है जो एक लेसन प्लान का हिस्सा होना चाहिए। सबसे पहले तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, क्लियरली डिफाइंड गोल, जो आप सबको पता होगा कि जो आप बच्चों को पढ़ाएंगे उसके कुछ ना कुछ सीखने के मकासद होंगे। ये वो बुनियादी सवाल है कि आज बच्चों ने क्या सीखना है, उसके सीखने का मकसद क्या है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज बच्चे ने
मतलब कह लें कि आप बच्चों को ट्रांसपरेशन पढ़ा रहे हैं, बायो में तो ट्रांसपरेशन का प्रोसेस वो समझ पाएंगे, या अगर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो उसमें कोई आप ऐसे करवा रहे हैं तो वो ऐसे उनको हम करवाएंगे। यानी जो बच्चों को आपने सिखाना है उसका मकसद सामने होना चाहिए आपके, कि बच्चे को आज हमने ये चीज़ सिखानी है। जैसे आप देखते होंगे बुक में भी लिखा होता है कि जो पहले ऑब्जेक्टिव्स बने होते हैं कि आप बच्चे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इन इन चीज़ों को समझने के काबिल हो जाएंगे। कंटेंट सिलेक्शन, हाँ जी, ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट मैटर की पहले भी मैंने आपको बताया कि जो आपने पढ़ाना है वो आपने मवाद जो है उसका इंतखाब करना है। ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट मैटर यानी पूरा चैप्टर आपने नहीं पढ़ा देना एक दिन में, बल्कि आपने उसमें से अहम पॉइंट्स चुन लें जो बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग हों। यानी ये नहीं कि आपने 1 to A to Z सारी चीज़ें पढ़ानी है, आप उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले पढ़ाएं जो बच्चों के लेवल के साथ मैच करती हूँ। जैसे 5th क्लास के बच्चे हैं तो उनको स्पेस के बारे में उतना ही बताएं जितना वो हजम कर सकें, ना कि आप उन्हें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं जो वो याद भी ना कर सकें। टीचिंग मेथड्स, इफेक्टिव स्ट्रेटजीज चूजन, पढ़ाने का तरीका बड़ा मैटर करता है आपका। अब ये फैसला करना कि उस्ताद जो है वो किस तरह बात समझाएगा, जो वो पढ़ा रहा है वो किस मेथड से समझा रहा है कि सब बच्चे उसकी बात को समझ पाएँ। लेक्चर मेथड इस्तेमाल करना या लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना, तो ये अब अकॉर्डिंग टू द कंटेंट देखेंगे जो आप पढ़ा रहे हैं चैप्टर में, जो पार्ट्स आप पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं उसमें कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी आप यूज़ कर सकते हैं, कौन सा ऐसा मेथड यूज़ कर सकते हैं कि जो ज़्यादातर बच्चों को समझ में आ जाए। और अगर नहीं कुछ बच्चों को आता तो फिर आप दूसरा मेथड यूज़ करें टीचिंग का, कोई जो उस कंटेंट के अकॉर्डिंग हो, ताकि बच्चे जो हैं वो इजीली उस चीज़ को समझ सकें। जैसे एक बच्चे को आपने प्रैक्टिकल वे में समझाया, वो समझ गया, कुछ बच्चों को नहीं समझ आया तो आपने से डिस्कशन करवा ली। इस तरह डिफरेंट आपने इफेक्टिव स्ट्रेटजीज चूज़ करनी है। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल रिसोर्सेज प्रिपेयर्ड, यानी दरसी मवाद जो है जो वो चीज़ें जो पढ़ाने में मदद देंगी, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो पढ़ाने में को मदद दे रही हैं, जैसे मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है, वाइट बोर्ड है, मैप है, अगर लेबॉर्ट्री में काम करवाना है तो उसका सामान, वो सब चीज़ें आपके पास पहले से तैयार हो, ये ना हो कि चीज़ें ही ना हो और आप क्लास में जा रहे हैं। असेसमेंट प्रोसीजर, ये जो टेस्ट वगैरह आप लेते हैं, एवेल्युएशन मेथड भी प्लान करने हैं आपने। जायज़ा लेने का तरीका जिसे कहते हैं, पढ़ाने के बाद ये देखना कि बच्चों को कितना समझ में आया। क्लास के आखिर में जैसे एक छोटा सा टेस्ट ले लें या ओरली क्वेश्चन पूछें, ये मैं आजमाती हूँ। जैसे मैंने लेक्चर दिया तो मैं स्टूडेंट्स को डिस्कशन भी करती हूँ उनके साथ, उनके क्वेश्चंस भी आंसर करती हूँ, और उनका जब चैप्टर ख़त्म हो जाता था उनका टेस्ट लेती हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि मैंने उनको जो पढ़ाया वो कितना समझ में आया। अगर उनको नहीं समझ में आता तो मेरे पास तो ये है कि क्लासेस भी कम होती हैं, सो मैं उसको इस तरह एडजस्ट करती हूँ कि मैं दोबारा टेस्ट ले लेती हूँ या उसको किसी एक्स्ट्रा क्लास में फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। टाइम एलोकेशन, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम सेट, वक्त की तकसीम, जैसे पूरा चैप्टर जो है उसको मिनट्स में बांट दें। मैंने आपको पहले बताया है कि अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ योर क्लास, जैसे अगर 45 मिनट्स की क्लास है तो आप बांट दें कि इतने मिनट्स में आपने इंट्रोडक्शन देना है, इतने मिनट में आपने एक्सप्लेन करना है चैप्टर को, इतने मिनट में आपने बच्चों से सुनना है, यूँ। तो इस तरह आप जैसे इंट्रोडक्शन 5 मिनट, एक्सप्लेनेशन 15 मिनट, एक्टिविटी 10 मिनट, कंक्लूजन 10 मिनट, यूँ। तो इससे आपके लिए जो प्लानिंग करना आसान हो जाएगा कि सीखने का मकसद क्या है, क्या पढ़ाना है, मवाद का इंतखाब, टीचिंग मेथड, किस मेथड से आप पढ़ाएंगे, जिन चीज़ों से पढ़ाना है वो चीज़ें, जैसे वाइट बोर्ड, मॉडल, चार्ट। फिर आप असेसमेंट करेंगे बच्चों की कि उनको कितना समझ में आया, और हर एक्टिविटी के लिए यानी जो आपका पीरियड का टाइम है 45 है, 50 है, 40 है, उसके अकॉर्डिंग आपने जो अपना चैप्टर पढ़ाना है उसको आपने मिनट्स में डिवाइड कर लेना है ताकि ईजिली आपका लेसन जो है प्लानिंग कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड कंटेंट। हाँ जी, अब ये हिस्सा हमें बताएगा कि हम क्या सिखाना चाहते हैं और उसके लिए क्या क्या जो है हम पढ़ाएंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सीखने के मकसद होते हैं, आपको पता है, जैसे व्हाट स्टूडेंट्स विल लर्न। इसमें मैं आपको पहले सारी चीज़ें बताऊंगी फिर मिसाल दूंगी। सीखने के मकसद, व्हाट स्टूडेंट्स विल लर्न, कि वो क्या सीखेंगे। अब ये वाज़ेह होना चाहिए कि चैप्टर के एंड होने पर बच्चा क्या नया जान चुका होगा। जैसे अगर आपने आलूगी के रिलेटेड चैप्टर पढ़ाया, पॉल्यूशन के, तो बच्चे को उसकी डेफिनेशन, उसकी इकसाम, उसकी उस वो किस तरह फैलती है और उसको कम किया कैसे किया जा सकता है, उसकी सजेशंस, तो और इस तरह के स्टेप्स। तो मतलब ये बच्चा, आपको पता हो कि बच्चा जब ये चैप्टर ख़त्म होगा, जैसे मैंने आपको एक चैप्टर की मिसाल दी पॉल्यूशन की, तो वो आप तय कर लें कि ये बच्चा ये चीज़ें जो है वो सीख चुका होगा। उसके बाद बिहेवियरल आउटकम्स
स्पेसिफाइड। हाँ जी, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि बच्चे के रवैये या काम में क्या तब्दीली आएगी। जैसे बच्चा खुद से साइकिल चला सकेगा, या बच्चा खुद से फलां चीज़ को लिख सकेगा, बच्चा खुद से ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकेगा, इस तरह। तो उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आएगी उसके रिजल्ट स्पेसिफाइड होंगे, ये चीज़ वो कर सकेगा। क्लियर एंड मेजरेबल गोल्स। मकासद आपने ऐसे रखने हैं ना जिनको आप मैयर कर सके। जैसे बच्चा समझ जाएगा की बजाय बच्चा जो है वो, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं 1 से 5 तक आपको टेबल सुना सकेगा, ये बेहतर मकसद है। ठीक है, यानी आपने तय हो कि मतलब सिर्फ आप ये ना कहें कि बच्चा समझ जाएगा, आप ये बताएं कि कहाँ से कहाँ तक कौन सी चीज़ वो कितनी समझेगा। ठीक है, उसके बाद है स्मार्ट फॉर्मेट, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट, ये आपने याद रखना है। इसका आपको पूछा जा सकता है पेपर में। स्मार्ट के जो आपको इसके 5 मीनिंग्स हैं। एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक यानी मखसूस, एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल काबिल पैमाइश, ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल जो हासिल किए जा सकें, रेलिवेंट जो मुतल्लिका हों, टाइम बाउंड यानी वक्त के जो पाबंद हों। ठीक है, वक्त की पाबंदी। तो ये होनी चाहिए आपके जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो कैसे हों, मखसूस हों, काबिल पैमाइश हों, जिनको आप हासिल कर सकें, आपके सबक के अकॉर्डिंग हो, और क्या हो, टाइम बाउंड यानी जो आप उस टाइम में अचीव कर सकें। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। जैसे अब मैं एक मिसाल देने लगी हूँ कि अगर टॉपिक प्लांट का है, पौधा है, तो स्मार्ट जो ऑब्जेक्टिव है आपका, ये जो एंड पे बताइए क्या होगा कि चैप्टर के एंड होने पर स्टूडेंट प्लांट के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स के नेम वाज़िया तौर पर बता सकेंगे। अब देखिए, ये मखसूस आपने कर दिया कि ये होगा। आपने कितने हिस्सों के, मैंने पता है स्पेसिफिक मैयरेबल होना चाहिए कि कितने अहम हिस्से, 4 अहम हिस्से। तो मैयर भी हो सकते हैं कि 4 अहम हिस्सों के नाम। रेलेवेंट है, मुतल्लका है साइंस के साथ। ठीक है, यानी बच्चे की जो आप पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है, उसके लेवल के। और उसके अलावा अचीवेबल भी है कि आप इसको हासिल भी कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव को, कि बच्चे को पढ़ाएं और वो सीख कर आपको बताए। और टाइम बाउंड भी है कि आपका जो मतलब ये ऑब्जेक्टिव है वो आपके मुतल्लिका टाइम में बच्चा इस चीज़ को बता सकेगा। तो ये इस तरह से होगा। उसके बाद कंटेंट सिलेक्शन जो आप पढ़ाएंगे, मवाद का इंतखाब, वो मकसद तय होने के बाद, आपने मकसद तय कर दिए सीखने के, अब उसके बाद अब बारी है कि क्या पढ़ाना है। जैसे सब्जेक्ट मैटर सिलेक्शन, सिर्फ वही मालूमात आप पढ़ाएंगे जो ज़रूरी हों। फजूल मालूमात से परहेज़ करें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे की बुक में बहुत ही ज़्यादा मवाद लिखा होता है, इररेलेवेंट भी चीज़ें होती हैं। वैसे मैं ये नहीं कहूँगी, माशाल्लाह हमारा करिकुलम अच्छा ही होता है, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग ही सेट होता है। काफ़ी चेंजेस आ रही हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा होता है कि कुछ चीज़ें बहुत एक्स्ट्रा भी होती हैं बुक में, तो आप उनको बेशक थोड़ा स्किप कर लें। आपने बच्चों को ऐसी चीज़ें पढ़ानी है जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लॉजिकल, स्पेशली छोटे लेवल पे लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के सबक जो है चैप्टर को एक तरतीब से रखें, आसान से मुश्किल की तरफ, ये मैंने पहले बताया है। अप्रोप्रिएट स्कोप एंड सीक्वेंस, हाँ, इसका मतलब है कि स्कोप का मतलब क्या है कि कितनी गहराई में आपने पढ़ाना है, और सीक्वेंस का मतलब है कि किस तरतीब में। अब आप देख लेंगे, अगर बच्चा है तो आप उतनी गहराई में पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। बड़ा है तो थोड़ा उसको डीप पढ़ाएंगे, और सीक्वेंस में रखेंगे कि मतलब चैप्टर ये नहीं कि आपने एक पहला चैप्टर के आधा टॉपिक पढ़ा के दूसरा शुरू कर दिया, ऐसा ना हो। सीक्वेंस में आपने चैप्टर को लेकर चलना है, एक तरतीब में। रेलिवेंट टू, अब अच्छा उसमें यह भी हो सकता है कि जैसे आपकी बुक में 10 चैप्टर्स हैं, अब उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ अनइम्पॉर्टेंट आपको लग रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी चैप्टर लग रहे हैं, कुछ आपको बहुत नॉर्मल से लग रहे हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 1, 2 के बाद फॉर एग्जांपल आपका 5, 6 ज़्यादा है, तो आप उसको पढ़ा लें, 3, 4 को बाद में पढ़ा लें। लेकिन आपने पहले से सीक्वेंस बना लेना है कि मैं इस सीक्वेंस से चलूँगा, और उसके बाद आगे मैं इस सीक्वेंस को रखूँगा या रखूँगी। रेलिवेंट टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ये बात है कि जो जब पढ़ा रहे हैं उसका सीधा ताल्लुक ऊपर जो आपको साथ मैंने बताए हैं मकासद, उनके अकॉर्डिंग सेट हों। यानी जो आप पढ़ाएंगे मटेरियल, उसका ताल्लुक किससे होना चाहिए, जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उनसे। जैसे अगर जो है, मैं आपको मिसाल देती हूँ, अगर जो मकसद सिर्फ पार्ट्स के नेम यानी प्लांट्स की मिसाल दी, उनके आपने हिस्सों के नाम बताने हैं, तो आपने कंटेंट में क्या करना है, आपने कंटेंट में प्लांट्स की केमिकल कंपोजिशन पढ़ाना ज़रूरी फिर नहीं है।
यानी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चे प्लांट्स के 4 हिस्सों के नाम बता सकें। तो आप ज़रूरी नहीं कि उससे ज़्यादा भी पढ़ा लें, उसको बेशक नेक्स्ट डे पे रख लें। मतलब आपने जो कंटेंट सेलेक्ट किया है और लर्निंग ऑब्जेक्टिव रखा है, कंटेंट सिलेक्शन उसके अकॉर्डिंग हो आपकी। आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रखा आपने कि बच्चा आपको पौधा है उसके 4 अहम हिस्सों के नाम बताएगा, ठीक है। और आपका कंटेंट सिलेक्शन फिर किस तरह होगा, आपने ये मकसद रखा ना कि बच्चा 4 हिस्सों के नाम बताएगा पौधे के, तो कंटेंट सिलेक्शन में आप क्या करेंगे कि बच्चे को आपने क्या ज़्यादा पढ़ाना है, पौधे के हिस्सों के नाम, उसमें जो आगे वाली बातें हैं पौधों के रिलेटेड वो पढ़ाना उस दिन फिर ज़रूरी नहीं होगा। तो ये था हमारा कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स और कंटेंट के रिलेटेड। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब आता है मेथड्स और इवैल्यूएशन। इस स्लाइड में बताया गया है कि पढ़ाना कैसे है और चेक कैसे करना है कि बच्चा सीख गया या नहीं, यानी टीचिंग मेथड, पढ़ाने का तरीका और इवैल्यूएशन जायज़ा। अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज सिलेक्टेड। हर चैप्टर का तरीका मुख्तलिफ होता है। साइंस के लिए एक्सपेरिमेंट, उर्दू के लिए कहानी बेहतर है। यानी देखिए आप हर बुक का तरीका डिफरेंट होता है। मैथ के लिए आप और तरीका अख्तियार करेंगे, इंग्लिश के लिए और करेंगे, साइंस के लिए और करते हैं, इस तरह वैरायटी ऑफ टेक्निक्स यूज़ करें। मैंने आपको पहले बताया कि एक ही टीचिंग मेथड से ना पढ़ाएं, बच्चे बोर्डम का शिकार हो जाते हैं और वैसे भी हर बच्चा डिफरेंट वे में सीखता है, इसलिए आप एक लेसन को डिफरेंट वे में पढ़ाएं। स्टूडेंट इंगेजमेंट फोकस। सारा वक्त टीचर ना बोले बल्कि बच्चों को भी इंगेज करें, उनको क्वेश्चन करने और बात करने का मौका दें, जैसा कि मैं अपनी क्लास में बहुत ज़्यादा करती हूँ। ऑल्दो के बाद वह इससे कि थोड़ा मसला होता है कि बच्चे ज़्यादा डिस्कशन में इन्वॉल्व हो जाए तो क्लास में मतलब आपको लगता है कि डिसिप्लिन या नॉइज़ का थोड़ा इशू लगता है, लेकिन आपने उनको इस तरह से इंगेज करना है इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस में कि उनका फोकस बना रहे और वो ज़्यादा डिस्कशन में इन्वॉल्व नज़र आए, ना कि अपनी बातों में। उसके बाद है एक्टिव लर्निंग, जो है वो इनकरेज्ड। यानी आपने बच्चों से प्रैक्टिकल काम करवाने हैं ताकि वो खुद करके सीखें, एक्टिवली बच्चे लर्न करें। यानी उनको आपने इस तरह से सिखाना है कि वो एक्टिव रहें और एक्टिव वे में लर्न करें। जैसे प्लांट्स की पार्ट्स की मैंने आपको मिसाल दी थी, तो प्लांट्स के पार्ट्स पढ़ाते वक्त बच्चों को गार्डन में आप लेकर जाएं और असल जो पौधा है वो दिखाएं। ये एक बेहतरीन टीचिंग मेथड होगा कि जिससे बच्चे उस चीज़ को एक्टिविटी भी उनकी हो जाएगी और वो एक्टिव लर्निंग उनकी जो है होगी और वो अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। देखिए इंसान ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा अच्छा सीखता है एज़ कम्पेयर टू आप उनको खाली बता दें। और स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उनको तो आपने एक्टिविटी पे ही जोर देना है सारा काम करवाने में। एवेल्यूएशन जायज़ा, ये इम्तिहान जिसे कहते हैं, असेसमेंट मेथड प्लान्ड। अब ये चेक करना कि बच्चे ने कितना सीखा, ये छोटा सा टेस्ट भी हो सकता है, ये सिर्फ ओरल क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। असेसमेंट के डिफरेंट वे ना, इंटरव्यू भी ले सकते हैं आप, वो तो इंटरव्यू तो खैर क्लास में नहीं होता, मैं एक मिसाल दे रही हूँ। आप ओरली भी ले सकते हैं, ज़बानी सवाल पूछ लें जो इंटरव्यू की शक्ल है, या आप स्टूडेंट से जो है वो टेस्ट ले लें इस तरह लिखवा के। टूल्स फॉर मेजरिंग लर्निंग, इसमें वर्कशीट्स, क्विजेज या प्रैक्टिकल एग्जाम शामिल हैं। फीडबैक मैकेनिज्म डिज़ाइन, सिर्फ मार्क्स ना देना बल्कि बच्चे को बताएं कि उसने कहाँ गलती की और वो कैसे बेहतर कर सकता है। एक हुआ कि आपने 10 में से 4, 10 में से 5 लगा दिए, लेकिन जहाँ उसकी कमी है इस चीज़ के सवाल में उसको बताएं कि यहाँ यहाँ आपकी कमी है, यहाँ गलती है, इसको इम्प्रूव करें। कॉन्टीन्यूस एवेल्यूएशन प्रोसेस, सिर्फ साल के आखिर में आप इम्तहान ना लें, मैंने पहले भी बताया था आपको, बल्कि हर चैप्टर के साथ साथ आपने बच्चों को चेक करते रहना है डिफरेंट असेसमेंट मेथड से कि बच्चों को वो चीज़ जो है वो कितनी समझ में आ रही जो आप पढ़ा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर के एंड पर बच्चों को एक आपने सादा कागज़ दें और उनको कहें कि प्लांट्स की पिक्चर बनाकर उसके जो पार्ट्स हैं उनको लेबल करें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो मकसद है वो पूरा हुआ या नहीं। तो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्या है, अब मैं जो पीछे भी पढ़ाया वो थोड़ा समराइज़ करती हूँ। वो क्यों पढ़ा रहे हैं, मकसद है, तो उसमें आप मकसद क्या है कि ये सवाल है कि क्या क्यों पढ़ा रहे हैं, मकसद क्या है कि आप बच्चे की मंजिल तय कर रहे हैं। कंटेंट क्या पढ़ा रहे हैं, क्या मवाद पढ़ा रहे हैं, इसमें आप रास्ता चुन रहे हैं। उसके बाद मेथड्स कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं, इसमें आप सफ़र तय कर रहे हैं। इवैल्यूएशन, क्या बच्चा सीख गया,
इसमें आप ये देखेंगे कि मंजिल मिल गई या नहीं। तो ये सारा प्रोसेस इस तरह से होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रोल ऑफ टीचर इन प्लानिंग इंस्ट्रक्शन। हाँ जी, रोल ऑफ टीचर। अब टीचर का क्या किरदार है, ये जो वो अपने सबक को प्लान करता है, अपने पढ़ाने को, इसमें एक तो एनालाइज लर्नर नीड्स, स्टडी स्टूडेंट लिबिलिटीज, यानी वो क्यों तैयार करता है, उसमें वो कैसे तैयार करता है इस खाके को। एक तो वो स्टूडेंट जो है उसकी जो ज़रूरियात हैं उनका वो जायज़ा लेता है, उसका तज्जिया करता है। टीचर पढ़ाने से पहले ये देखता है कि बच्चों को पहले से कितना पता है किस चीज़ का। होता है ना, कुछ नॉलेज बच्चों के पास ऑलरेडी भी होता है। जैसे अगर टीचर मैथ पढ़ा रहे हैं, अगर आप मैथ पढ़ा रहे हैं तो पहले आप चेक करेंगे कि बच्चों को प्लस माइनस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन आती है या नहीं, तभी आप उन्हें मल्टीप्लिकेशन और फर्दर कंसेप्ट सिखाएंगे ना। स्टडी करिकुलम, अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट थॉरली। निसाब का मुतालिया। टीचर को ये पता होना चाहिए कि बोर्ड या स्कूल ने उस साल बच्चों को क्या क्या सिखाने का टारगेट दिया है। जैसे हमारी पाक स्टडी की बुक चेंज हुई है सेकेंडरी के लेवल पे, तो मैंने बाकायदा बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर चेक किया है कि उनका असेसमेंट किस तरह से होगी और उसमें किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से, किस डोमेन से, और उसके अकॉर्डिंग मैं उनको पढ़ा रही हूँ। सिर्फ ये नहीं कि बुक लिए पढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद है सेट लर्निंग ऑब्जेक्टिव, डिफाइन क्लियर गोल, मकासद का तयन। मैंने पहले बताया, आप पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। चैप्टर क्या करना है, बच्चा जो वो क्या चीज़ सीख जाएगा यह आपने पहले से तय कर लेनी है, इसका फैसला आप पहले करेंगे। यानी इस चैप्टर के बाद बच्चा सीड से पौधा बनने का जो प्रोसेस होता है पूरा वो खुद बयान कर सकेगा। ये आपका सीखने का मकसद आपने बना दिया। फॉर एग्जांपल, अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि बच्चे बाज़ दफ़ा नहीं भी याद कर पाते या उनको नहीं समझ में, तो टीचर दोबारा समझा देगा, उनको टीचिंग मेथड चेंज करके पढ़ा देगा, ताकि वो जो उनका लर्निंग ऑब्जेक्टिव उन्होंने सेट किया है, वो जो गोल सेट किया वो हासिल कर सके। सेलेक्ट अप्रोप्रिएट कंटेंट, चूज रेलिवेंट मटेरियल। वही बात दोबारा आ गई है, मुनासिब मवाद का इंतखाब करें। किताब में देखें बहुत कुछ होता है ना, टीचर फैसला करता है कि बच्चों की जो एज है और जो उनके पास टाइम होता है पढ़ाने का, उसके हिसाब से क्या पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे छोटी क्लास के लिए आसान अल्फाज और बड़ी क्लास के लिए वही टॉपिक डिटेल में चुन लें। चूज टीचिंग मेथड, सेलेक्टिव इफेक्टिव स्ट्रेटजीज। वही चीज़ कि टीचर जो है वो ऐसा पढ़ाने का तरीका वो तय करेगा कि मैं लेक्चर देना है, मैंने डिस्कशन करवानी है, या मैंने प्रैक्टिकल करवाना है, मतलब या मैंने प्रोजेक्ट करवाना है बच्चों से। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं टीचर, तो उसके लिए वो स्टोरी टेलिंग कर सकता है, वो बेहतर है। साइंस के लिए एक्सपेरिमेंट करवा सकता है। इस तरह डिज़ाइन लर्निंग एक्टिविटीज़, क्रिएट मीनिंगफुल टास्क्स। वही बात जो पहले मैंने बताई कि आपने बच्चों के लिए जो है वो उनको मसरूफ़ रखने के लिए काम डिज़ाइन करने, एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करनी है। जैसे ज्योग्राफी आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते हुए बच्चों से कहना कि वो मिट्टी से पहाड़ या दरिया का मॉडल बनाएं। ठीक है, उनको आप अर्थ के रिलेटेड मॉडल दिखा दें और उससे एक्सप्लेन करें। इस तरह से आपने पढ़ाना है। तो ये रोल ऑफ टीचर होगा जब वो इंस्ट्रक्शन को प्लान करेगा कि वो बच्चे की नीड देखेगा कि उसने क्या सीखना है, फिर वो करिकुलम को देखेगा कि क्या पढ़ाना है, उसके बाद वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो अपना टीचिंग मेथड और वो अप्रोप्रिएट कंटेंट सेलेक्ट करेगा, जो ज़रूरी मवाद है वो पढ़ाएगा और लर्निंग एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड प्लानिंग। इस स्लाइड में बताया गया है कि टीचर की अपनी क्या जिम्मेदारियां हैं ताकि प्लानिंग कामयाब हो। अंडरस्टैंड सब्जेक्ट मैटर, मजमून पर अबूर हो सके तो मास्टर कंटेंट थॉरली। टीचर का अपना नॉलेज पक्का होना चाहिए। अगर टीचर खुद कंफ्यूज होगा तो बच्चे कभी भी नहीं समझ पाएंगे। जैसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने से पहले टीचर को खुद टेंसेस की गहरी समझ हो। नेक्स्ट है नो लर्नर करेक्टरिस्टिक्स, अंडरस्टैंड स्टूडेंट नीड्स। तलबा की जो खसूसियात हैं, वही बात, हर बच्चा डिफरेंट होता है, डिफरेंट वे में सीखता है, तो टीचर को जो है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। उसके बाद एक सेलेक्ट अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज, चूज मटेरियल वाइजली, यानी कि मुनासिब वसाइल का इंतखाब। सिर्फ देखें बुक काफ़ी नहीं होती, चार्ट, वीडियो, मॉडल, टेक्नोलॉजी का यूज़ प्लान करके पढ़ाना।
जैसे इंसानी जिस्म के बारे में अगर टीचर पढ़ा रहा है तो वो एक मॉडल भी दिखा सकता है, बच्चों को डायग्राम दिखा सकता है इसकी। क्रिएट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉस्टर पॉजिटिव लर्निंग स्पेस। कंड्यूसिंग एनवायरनमेंट होता है जो साजगार माहौल होता है सीखने के लिए, ऐसा माहौल हो, यानी क्लास का माहौल इस तरह ऐसा बनाना जहाँ बच्चा सवाल पूछने से ना डरे। जैसे बच्चों की आप जो है क्या हो कहते हैं कि हाँ, क्लास में जो आपके डेस्क हैं उनकी तरकीब इस तरह रखें कि बच्चे एक दूसरे से डिस्कस कर सकें, उनको इस तरह से अरेंज करें और टीचर सब तक पहुंच भी सके। तो यानी इस तरह की स्पेस हो क्लास में और इस तरह का माहौल हो कि बच्चे क्वेश्चन करते हो ना डरें और टीचर भी इजीली बच्चों तक अप्रोच कर सके उनको। ये ना हो कि डेस्क एक दूसरे में घुसे हुए हैं और टीचर जो है वो क्लास को पूरी क्लास को मतलब वो राउंड लेकर उनसे बात भी ना कर सके, तो ऐसा ना हो। नेक्स्ट वन है अडेप्ट टू स्टूडेंट नीड्स, मॉडिफाई अप्रोचेस फ्लेक्सिबली। यानी अगर प्लान मतलब काम ना करे आपने जो पढ़ाया है तो फिर आप फ़ौरन उसको बदल दें। मैंने पीछे बताया आपको, जैसे आपने सोचा था कि आप लेक्चर देंगे लेकिन बच्चे थके हुए हैं तो आप फ़ौरन उसे एक गेम या क्विज़ में बदल दें। जैसे मैंने टेस्ट की मिसाल पीछे दी थी। रिफ्लेक्ट ऑन इफेक्टिवनेस, इवेलुएट प्लानिंग रेगुलरली। इट मीन्स के अपने काम का जायज़ा आप लें। चैप्टर के बाद ये सोचें कि क्या बच्चों को समझ आई, जिसे हम रिफ्लेक्टिव भी कहते हैं। रिफ्लेक्टिव टीचिंग मेरे ख्याल ने मुझसे क्या गलती हुई, मैंने कहाँ पर बच्चों को सही नहीं बताया, जैसे मैं ऐसा करती हूँ अक्सर। तो आज मतलब फॉर एग्जांपल आज बच्चे शोर मचा रहे थे, शायद मेरा लेक्चर लंबा हो गया था, कल मैं छोटी एक्टिविटी करवा लूँगी। तो ये चीज़ें आपने सोचनी है, अपनी टीचिंग को आपने बाद में अकेले में इसका जायज़ा लेना है ताकि आप उसको मज़ीद बेहतर कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। करिकुलम, इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग। करिकुलम निसाब, इंस्ट्रक्शन तदरीस और लर्निंग सीखना। तो ये स्लाइड में बताती है कि तालीम का जो निज़ाम है वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है। करिकुलम पे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ना है, कि कैसे पढ़ाना है, इंस्ट्रक्शन, और आखिर में क्या हासिल हुआ, बच्चे ने क्या सीखा, लर्निंग। करिकुलम होता है निसाब, क्या पढ़ाना है। करिकुलम बेसिकली वो ट्रैक है, वो रास्ता है जो पहले से तय किया जाता है। व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है, ठीक है। वो तमाम कंटेंट जो स्टूडेंट को सिखाना ज़रूरी है। कंटेंट डिफाइन कर दें, इसमें टॉपिक्स और चैप्टर फिक्स होते हैं। आपको पता है करिकुलम कैसे होता है, ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, मकसद तय किए जाते हैं कि साल के आखिर में बच्चा जो है वो क्या सीख चुका होगा। फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश्ड होगा, यानी कि एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है, एक ढांचा बनाया जाता है कि पहले क्या पढ़ाना है और बाद में क्या। जैसे आपकी बुक्स में होता है ना, जैसे आपकी पाक स्टडी की बुक में आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का टॉपिक है तो वो करिकुलम का पार्ट है। आप देखते होंगे बुक के स्टार्ट में लिखा होता है ये चैप्टर्स हैं, उनमें कौन कौन से सीखने के मकासद भी लिखे होते हैं आगे, और कितने कितने उनके कितने चैप्टर हैं और उनमें उनकी पेजेस और उनमें सीखने के मकासद ईच एंड एवरीथिंग मेंशन होती है। इंस्ट्रक्शन कि आप कैसे पढ़ाएंगे, ये टीचर का एक्शन है। हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है, टीचिंग मेथड यूज़ जो करेगा, कौन सा तरीका यूज़ करेगा पढ़ाने का कि सब बच्चे समझ जाएं। मेथड यूज़, क्या लेक्चर देना है, क्या मैंने डिस्कशन करवानी है, प्रोजेक्ट करवाना है, डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाना है, सबके लिए। स्ट्रैटजीज अप्लाइड, कमज़ोर बच्चों के लिए अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो क्लास में वीक बच्चे हैं, एवरेज बच्चों के लिए अलग और इंटेलिजेंट बच्चों के लिए अलग स्ट्रैटेजी से टीचर पढ़ाएगा। कंटेंट डिलीवर्ड, टीचर नॉलेज को बच्चों तक कैसे डिलीवर करता है, ये बात बहुत मैटर करती है और तभी बच्चे अच्छा सीखते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस को समझाने के लिए टीचर जो है बच्चों को गार्डन में ले जाए या एनिमेशन वीडियो दिखा दे, उससे बच्चे अच्छा सीखेंगे। लर्निंग, सीखना, बच्चों ने क्या हासिल किया, क्या सीखा, ये वो रिजल्ट है जो बच्चा हासिल करता है। व्हाट इज़ लर्न, क्या सीखा बच्चे ने, कितना उसने समझा। आउटकम अचीव्ड, क्या बच्चा अब सवालों के जवाब दे सकता है जो टीचर ने ऑब्जेक्टिव में लिखे थे, तय किए थे कि बच्चा ये कर पाएगा। अंडरस्टैंडिंग गेन्ड, क्या उसको जो पढ़ाया गया उसका कंसेप्ट उसका क्लियर हुआ है, उसको समझ में आया। स्किल्स डेवलप, क्या बच्चा अब खुद से वो काम कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल बच्चा अब खुद बता सकता है कि प्लांट्स धूप से खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को खुद से बता सकता है। तो ये है करिकुलम, इंस्ट्रक्शन और लर्निंग का
जो है वो डिफरेंस और इसमें जो चीज़ें थी मैंने आपको समझाई हैं मिसालों से। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बेनिफिट्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। क्या फ़ायदे हैं अगर आप इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग करते हैं टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। जब एक टीचर पहले से तैयारी करता है, प्लान करता है कि उसने क्या और कैसे पढ़ाना है, तो उसको दो तरह के फ़ायदे होंगे। एक तो दो तरफा उसको फ़ायदे होंगे, टीचर को भी होंगे मतलब और स्टूडेंट को भी। टीचर का तो एक तो क्लियर डायरेक्शन और फोकस होगा, टीचर को पता होगा कि आज क्या ख़त्म करना है, वो भटकेगा नहीं। रिड्यूस टीचिंग स्ट्रेस, टीचर को एक स्ट्रेस जो होता है ना वो नहीं होगा। जब टीचर ने सब कुछ प्लान किया, वो रेडी किया, तो टीचर टेंशन फ्री रहेगा और घबराएगा नहीं, कॉन्फिडेंस रहेगा। बेटर टाइम मैनेज होगा, प्लान हुआ हुआ रहता है तो सिलेबस टाइम पे ख़त्म होता है टीचर का, और जो पीरियड होता है इस टाइम एक आपको क्लास टाइम उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ाएगा। इसकी मैंने बहुत अभी आपको मिसाल दी है पहले। ये 40 मिनट्स का टाइम है तो आप कैसे डिवाइड करेंगे लेसन को। प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन होती है टीचर को कि जब बच्चे सीखते हैं तो टीचर को सुकून मिलता है कि उसने अपना काम अच्छी तरह किया है, उसको अपने पेशे से सेटिस्फेक्शन मिलती है। इंक्रीज कॉन्फिडेंस, वही बात कि टीचर अगर तैयार होकर क्लास में लेसन को तैयार करके जाएगा तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। स्टूडेंट को क्या फ़ायदा होता है, फॉर स्टूडेंट क्लियर लर्निंग गोल्स, बच्चों के पास जो है उनको पता होता है कि उससे क्या उम्मीद की जा रही है, उसने क्या सीखना है। बेटर अंडरस्टैंडिंग अचीव्ड, प्लानिंग की वजह से मुश्किल टॉपिक्स भी आसान हो जाते हैं। इम्प्रूव्ड एकेडमिक अचीवमेंट, पहले मैंने बताया था कि बच्चे जब आप अच्छा प्लान करके जाएंगे, उनको अच्छा पढ़ाएंगे, तो जब पढ़ाई अच्छी होगी, आप अच्छा प्लान करके जाएंगे तो बच्चों के ग्रेड्स और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। इंगेज लर्निंग एक्सपीरियंस, बच्चे जो हैं वो बोर नहीं होंगे, ठीक है। और इस क्यों नहीं बोर होंगे, क्योंकि टीचर ने इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ प्लान की होती हैं, लेसन को इंटरेस्टिंग वे में प्लान किया होता है, तैयार किया होता है। इन्हेंस्ड मोटिवेशन, जब बच्चा सीखने लगता है तो उसका दिल पढ़ाई में मज़ीद लगता है। तो जो ये सारा प्रोसेस है, ये फ़ायदा है बच्चों के लिए और टीचरों के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, प्लान वीएस एंड प्लान टीचिंग, यानी अगर आप अपने लेसन को प्लान करके गए और अगर आपने ना प्लान किया तो उस तदरीस में क्या फ़र्क होगा। अब ये जो स्लाइड्स हैं, इसका बुनियादी मकसद आपको ये समझाना है कि जब एक टीचर पहले से तैयारी करके क्लास में जाएगा तो उसका रिजल्ट उस टीचर से कहीं बेहतर होगा जो बगैर किसी प्लानिंग के पढ़ाता है बच्चों को। सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज प्लान टीचिंग में होगा, टीचर को पता होता है कि पहले क्या पढ़ाना है और बाद में क्या। जैसे अगर मैथ पढ़ाना है तो पहले बेसिक एडिशन सिखाई जाएगी, फिर मल्टीप्लिकेशन। अनप्लान टीचर क्या करता है, रैंडम एंड स्कैटर्ड, वो क्लास में आकर सोचता है कि आज क्या पढ़ें, कभी वो मुश्किल टॉपिक स्टार्ट कर देता है, कभी पुराना टॉपिक स्टार्ट कर देगा, जिससे स्टूडेंट भी कंफ्यूज हो जाएंगे। जो प्लान टीचर करके जाता है लेसन को, उसके क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, डिफाइन होते हैं, इसके नहीं होते, क्लियर डायरेक्शन नहीं होती। यानी जो क्लियर ऑब्जेक्टिव टीचर के होंगे, प्लान टीचर का एक गोल होता है कि आज बच्चे से उसने यहाँ से यहाँ तक उसने बच्चे को सिखाना है। लेकिन जो अनप्लान टीचर, उससे कोई मकसद ही नहीं होता, वो बस बातें करता है, पढ़ाता है और टाइम पूरा करके चला जाता है, उसका टाइम ख़त्म हो जाता है। उसने कोई बच्चों का गोल सेट नहीं किया होता कि बच्चा ये सीख जाएगा इस टाइम में। एफिशिएंट टाइम यूज़ करता है, जो टीचर प्लान करके लेसन को जाता है वो हर काम के लिए एक वक्त महसूस करता है। जैसे मैंने आपको बताया 10 मिनट्स लेक्चर, 5 मिनट 20 मिनट प्रैक्टिस, 5 मिनट ये इस तरह। लेकिन जो अनप्लान टीचर है वो टाइम को वेस्ट करता है, वो आधा वक्त जो है वो किताब ढूंढने या पुरानी बातों में ज़ाया करता है। जो टीचर प्लानिंग से जाएगा उसके लर्निंग आउटकम बेहतर होंगे, जिसके प्लानिंग नहीं होगी सारी बात, उसके लर्निंग आउटकम अच्छे नहीं होंगे, बच्चों को समझ ही नहीं आएगी कि उन्होंने आज क्या सीखा है, इसलिए उनका रिजल्ट ख़राब आता है। हायर स्टूडेंट इंगेजमेंट, लोअर स्टूडेंट इंगेजमेंट, ज़ाहिर है टीचर ने प्लान करके पढ़ाया तो बच्चे जब उसने दिलचस्प एक्टिविटीज़ टीचर करवाता है और क्वेश्चंस पहले से वो सोच कर आता है तो उससे बच्चे एक्टिव रहते हैं, इंगेज रहते हैं। और जो अनप्लान्ड है टीचर है वो बोरिंग तरीके से पढ़ाता है, जिससे बच्चे या तो बातें करते रहते हैं या फिर समझते ही नहीं लेसन को। रिड्यूस टीचर स्ट्रेस, टीचर जो है वो इसमें कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि उसने सब तैयार किया होता है पहले से। इसमें टीचर की एंग्जाइटी ज़्यादा होती है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि उसने किस डायरेक्शन में बच्चों को लेकर चलना है। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ जी, क्यों है प्लान टीचिंग ज़्यादा इफेक्टिव।
अब इस स्लाइड में आपको बताया जाएगा कि अगर आप अपने लेसन को प्लान करके जाते हैं तो वो क्यों ज़रूरी है और उसकी क्यों मौसर है। एक तो ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन, सिस्टमेटिक कंटेंट डिलीवरी होगी। जब आपका जो आपकी मालूमात हैं, ये जो आपने पढ़ाना है वो तरतीब देकर आप पढ़ाएंगे तो सुनने वाले जो बच्चे हैं उनको आसानी से समझ आती है। जैसे एक रेसिपी आप बना रहे हैं तो उसमें पहले चीज़ें बताई जाती हैं, फिर बनाने का तरीका, तो वो एक ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन होती है। इसी तरह जब आप ऑर्गेनाइज वे में लेसन को लेके चलते हैं तो बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से समझते हैं। क्लियर ऑब्जेक्टिव अचीव्ड, गोल सक्सेसफुली मेट। जब निशाना सामने होगा तो तीर सही लगेगा। इसी तरह प्लानिंग से टीचर अपना टारगेट पूरा कर लेता है, वो अपने गोल्स जो उसने सेट किए होते हैं उनको ईजिली हासिल करता है। एफिशिएंट रिसोर्स यूज़, ऑप्टिमल टाइम मैनेजमेंट। टीचर को पता होता है कि आज बोर्ड यूज़ करना है, चार्ट दिखाना है या प्रोजेक्टर यूज़ करना है, इससे रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल होता है। बेटर स्टूडेंट आउटकम्स, गारंटेड इम्प्रूवमेंट। रिसर्च बताती है कि ऑर्गेनाइज क्लासेस के बच्चे एग्ज़ाम्स में 20 से 30% बेहतर परफॉर्म करते हैं। रिड्यूस टीचर स्ट्रेस, वही बात बार बार, कॉन्फिडेंट टीचिंग अप्रोच है। जब आप तैयार होते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, यानी आप प्लानिंग करके जब पढ़ाते हैं आप क्लास को एंजॉय करते हैं पढ़ाने को। इन्हेंस प्रोफेशनलिज्म, इम्प्रूव टीचिंग प्रैक्टिस। तो एक प्लानिंग करने वाला टीचर स्कूल और पेरेंट्स की नज़र में इज्जत पाता है और उसकी काबिलियत नज़र आती है। तो ये हमारे पास जो है वो आज का टॉपिक था। जितनी प्लान टीचिंग बेसिकली एक जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की तरह होती है जो टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को मंजिल तक आसानी से पहुंचाती है, जबकि अनप्लान टीचिंग एक अंधेरी गली में भटकने जैसा है। और लास्ट लाइन जो लिखी है कि प्लान टीचिंग लीड्स टू क्वालिटी एजुकेशन एंड सक्सेस, इसका मतलब है कि मनसूबाबंदी के साथ पढ़ाना ही मयारी तालीम और कामयाबी का ज़रिया है। अब इसमें 3 पॉइंट्स हैं। क्वालिटी एजुकेशन, मयारी तालीम। देखिए सिर्फ किताब पढ़ा देना तालीम नहीं है ना। मयारी तालीम, क्वालिटी एजुकेशन तब मिलेगी जब टीचर को पता होगा कि बच्चों को किस लेवल पर जाकर समझाना है, कौन सी एग्जाम्पल उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से देनी है, मुश्किल अल्फाज को आसान कैसे बनाना है। जब टीचर प्लान करता है तो वो सिर्फ पढ़ाता नहीं है बल्कि सिखाता है। स्टूडेंट सक्सेस जो है शागिर्द की कामयाबी। जब एक टीचर प्लान्ड वे में चलता है, बच्चों को प्लान्ड वे में पढ़ाता है, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी समझने लगता है। जैसे अगर एक बिल्डिंग का प्लान सही बना हो, नक्शा उसका, तो बिल्डिंग मजबूत बनती है। बिल्कुल इसी तरह जब चैप्टर का जो आपने लेसन प्लान है वो सही तैयार किया होता है तो बच्चे को की जो बेस है वो मजबूत होगी और वो एग्ज़ाम में कामयाब होता है। प्रोफेशनल सक्सेस जो है वो भी आपको मिलती है। उस्ताद की कामयाबी है, जो एक उस्ताद तभी कामयाब माना जाता है जब उसके पढ़ाए हुए बच्चे तरक्की करें। प्लान टीचिंग से उस टीचर का टाइम बचता है, उसकी एनर्जी बचती है, उसकी इज़्ज़त भी बढ़ती है और स्कूल की मैनेजमेंट उसे एक एक्सपर्ट तस्लीम करती है। तो ये जो लाइन है बेसिकली इसका मकसद ये बताना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो और बच्चे वाकई कुछ बनकर निकलें तो प्लानिंग कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि ज़रूरत है। बगैर प्लानिंग के हम सिर्फ वक्त गुजार रहे होते हैं, पढ़ा नहीं रहे होते। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स को जो है वो समझ में आया होगा। सॉरी, बहुत चाहने के बावजूद भी मेरा लेसन जो है 1 आवर का हो जाता है और मैं भी ये चाहती हूँ कि लेसन 1 आवर से कम का हो, 45 मिनट्स का हो, 40 to 45 मिनट्स, लेकिन स्टिल सॉरी हो जाता है क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को एक एक चीज़ समझ में आए। सो आई विल रिकमेंड कि आप 2 सिटिंग्स में सुन लें और मेरी कोशिश रहेगी कि आइंदा कम ही हो। मैं कुछ लेक्चर मेरे कम भी हुए हैं 1 आवर से अब, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो आप भी कोऑपरेट करें। अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कि मेरे सब स्टूडेंट्स जो है वो इस टेस्ट को क्लियर करें और वो कुछ बनकर दिखाएं। तो आप सब स्टूडेंट्स जो है अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको कुछ समझना है तो आप मुझसे डिस्कशन ग्रुप में इस लेसन के हवाले से पूछ सकते हैं, इस लेक्चर के हवाले से। तो अल्लाह हाफिज़।